हेलो स्टूडेंट, आइए अब हम हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, तब इसके सभी कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देन फाइंड द आर्क एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब इसका डायग्राम हमको यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है। ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज है। इसमें हमको एंगल ए की वैल्यू दे रखी है 4y + 20, एंगल बी की वैल्यू दे रखी है 3y - 5, एंगल सी की है 4x और एंगल डी की है 7x + 5। तो अब हमको उसने कहा है कि जैसे कि हमने यहाँ देखा, यहाँ पर y है, यहाँ पर भी y है, यहाँ x है और यहाँ पर x है। तो इस तरह से हमको उसने कहा है कि इन सभी एंगल्स की जो परफेक्ट वैल्यू होती है वो हमको फाइंड करना है। पर इसमें एक चीज और है कि हमको यहाँ कोई स्पेशल मेथड नहीं दी गई है कि उस मेथड के द्वारा आपको सोल्व करना है। अब हम चाहें तो सब्स्टिट्यूशन से सोल्व कर सकते हैं, हम चाहें तो एलिमिनेशन से कर सकते हैं और हम चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट जैसे कि हम देखें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो उसके लिए हम सोल्व देखते हैं। हमने लिखा, हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, वी नो दैट द सम ऑफ the opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180। जो हमारा चक्रीय चतुर्भुज होता है उसके सम्मुख मतलब आमने सामने के, जैसे कि हम हमारे इस डायग्राम में देखेंगे तो A के सामने कौन सा है C, ठीक है, देन B के सामने कौन सा है D। तो इस तरह से हम लिखेंगे देन एंगल A प्लस एंगल C इक्वल 180 डिग्री। अब 180 क्यों हुआ? क्योंकि हमने यहाँ ऊपर लिखा था कि हमारे जो सम्मुख कोणों का योग है चक्रीय चतुर्भुज में वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हमने लिख दिया 180। एज इट इज बी और डी को ले लेंगे, हम लिखेंगे एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल 180 डिग्री। क्लियर? अब हमने ये तो लिख दिया। अब हमको एंगल ए एंगल सी इन दोनों की वैल्यू डायग्राम से हमको रखनी है। ठीक है, तो हम देखते हैं एंगल ए। तो एंगल ए की वैल्यू है 4y + 20। तो देखिए हमने लिख दिया है 4y + 20। अब हमको एंगल सी चाहिए, एंगल सी की वैल्यू है 4x, तो हमने यह लिख दिया 4x और इक्वल में 180 एज इट इज। ठीक है, अब आगे सोल्व करते हैं। हम देखेंगे कि यहाँ पर ये x की टर्म है जो कि पीछे है और हमको आगे चाहिए रहती है, तो हम क्या करेंगे, हम इसे आगे एडजस्ट कर देंगे। क्योंकि ये एक ही साइड में है तो हम इसको आगे पीछे करने से कोई साइड में चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, तो हमने 4x आगे ले लिया, 4y पीछे ले लिया। ठीक है, अब जो ये प्लस का 20 है इसको उठाकर इक्वल के इधर लाएंगे, इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो एक आएगा हो जाएगा माइनस का। तो हम लिख देंगे 4x + 4y इक्वल 180 - 20। ठीक है, अब आगे देखते हैं हमने 4x एज इट इज लिखा, 4y एज इट इज लिखा। अब 180 में से 20 का है तो कितने बचे 160। ठीक है, अब हम चाहें तो इसे भी इक्वेशन कर सकते हैं और इसको हम और छोटे रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? हमने क्या किया इसमें कि जो हमारी इक्वेशन है पूरी, इसमें 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से भाग दे दिया। तो 4 से भाग दिया, 4 से 4 कैंसिल हो गया तो केवल x बचा। फिर यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो गया तो y बचा। अब 4 से जब इसमें हम डिवाइड करते हैं तो देखिए क्या होता है, हमने 160 को 4 से डिवाइड किया तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 और 0 एज इट इज। तो हमारा आंसर क्या आ गया 40। ठीक है स्टूडेंट, अब जैसे कि हमने कहा था कि हमारे एंगल ए और एंगल सी का सम 180 है, ऐसे ही इस हमारे डेफिनेशन से एंगल बी और एंगल डी का सम भी कितना है 180 है। ठीक है, तो हमने इसमें इक्वेशन फर्स्ट दी। अब इधर बात करते हैं एंगल बी। तो एंगल बी की हम वैल्यू देखेंगे 3y
5 है, ठीक है। और एंगल डी की वैल्यू है 7x प्लस 5। तो हमने b और d की वैल्यू रख दी और इक्वल में 180 है एज इट इज। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर माइनस का 5 है और यहाँ पर प्लस का 5 है, तो माइनस से प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब x की टर्म यहाँ पीछे है तो इसको हम आगे सेट कर लेते हैं जैसा कि हमने यहाँ पर किया था, ठीक है। तो हमने इसको आगे सेट कर लिया, 3y को यहीं इसके पीछे रख दिया और इक्वल में अब यहाँ पर कोई नंबर बचा ही नहीं जिसको हम प्लस या माइनस कर सके, तो हमने इक्वल में 180 एज इट इज रहने दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं जैसे कि हमने यहाँ सभी टर्म में एक सेम नंबर से डिवाइड किया था। क्यों किया था? क्योंकि वो तीनों नंबर एक नंबर से डिवाइड हो रहे थे, पर यहाँ पर हो रहे क्या, नहीं, 7 और 3 टेबल दोनों अलग अलग होती है, इसलिए हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे और क्या करेंगे, सम इक्वेशन नंबर सेकंड दे देंगे, ठीक है। आइए अब हम इसके आगे की स्टेप देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, में हमने हमारी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सही तरीके से अरेंज कर दी है, ठीक है। अब हम इसे हमारी एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्यों करना है एलिमिनेशन से? क्योंकि हमको यहां पर उसने कोई स्पेशल मेथड का नाम नहीं दिया है क्वेश्चन में कि हमको इसी मेथड से उसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी x वाली टर्म में यहां पर आगे कुछ भी नहीं है और यहां पर क्या है, 7 है। तो अगर हम इस टर्म में पूरी में 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या दोनों सेम हो जाएगी आगे की टर्म? तो आज देखते हैं हमने क्या लिखा, ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 7 इन इक्वेशन फर्स्ट, मतलब समीकरण 1 में 7 से गुणा करने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 कौन सी है हमारी, ये वाली इक्वेशन फर्स्ट, इसमें 7 से मल्टीप्लाई, तो 7 का x में किया तो क्या आ गया 7x, फिर प्लस y में किया तो 7y, फिर इक्वल 7 4 जा 28, मतलब 40 में जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 280 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमने इसको नई इक्वेशन नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 3, क्लियर। अब हम देखते हैं, हमने सेकेंड और थर्ड की कंपैरिजन की, तो हम देखते हैं कि इसकी फर्स्ट और फर्स्ट टर्म पूरी एक जैसी है ना, कैसी, ठीक है। ये भी प्लस की और ये भी प्लस की है। अब अगर हमको इन दोनों को डिवाइड करना है, काटना है, अगर काटना है तो कैसे काटेंगे, दोनों में से एक का साइन माइनस का होना चाहिए, तभी हम इसको इजीली काट पाएंगे। तो अब हमने क्या किया, हमने लिखा सब्ट्रैक्टिंग थर्ड फ्रॉम सेकेंड, समीकरण 3 में से 2 को घटाने का, ठीक है। ना, अब हम घटाते हैं, हमने थर्ड लिखी पहले 7x प्लस 7y इक्वल 280, ठीक है। एज इट इज सेकेंड लिखी 7x प्लस 3y इक्वल 180। अब हमने माइनस के फॉर्म में इसको लिख तो लिया, अब हमको क्या करना है कि हम इसको इजी फॉर्म में माइनस कैसे कर पाएंगे, जब हम x के साथ में x ले लेंगे, y के साथ में y और नॉर्मल टर्म के साथ में नॉर्मल टर्म, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, यहां पर 7x था और यहां पर 7x था, बीच में माइनस था तो हमने देखिए दोनों साथ में ले लिए, फिर इधर प्लस का 7y था तो हमने प्लस का 7y एज इट इज लिख दिया, इधर क्या हो गया प्लस माइनस माइनस, माइनस का 3y, हमने लिख दिया माइनस का 3y, ठीक है। अब इक्वल के उधर की बात करते हैं, तो इधर क्या लिखा हुआ था 280, ठीक है, और इधर क्या है माइनस का 180, तो हमने दोनों को अरेंज कर दिया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। आगे 7 में से 3 को माइनस किया तो कितना आया 4, तो हमने लिख दिया 4y। जब हम देखते हैं कि बड़ी टर्म जो है वो प्लस की है, इसलिए हम प्लस का साइन लगा दिया। अब यहां इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 100, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो 4 है ये इसके साथ मल्टीपल फॉर्म में है, तो इक्वल के उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो हम लिख देंगे
y इक्वल 100/4। जब 4 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 25। अब जब हमारी y की वैल्यू हमको मिल जाती है तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड या इक्वेशन थर्ड, तीनों में से किसी में भी हम उसको रख सकते हैं। ठीक है, तो हमको सबसे इजी कौन सी लग रही है? जैसे कि हम देखें यहाँ पर मल्टीपल फॉर्म में दी हुई है, यहाँ भी मल्टीपल फॉर्म है, पर यहाँ पर 100y बिल्कुल फ्री दिख रहा है हमको, तो हम क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। तो हमने देखा पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, मतलब y का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है पहले हम देख लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट हमारी x + y = 40, हमने लिख दिया x + y = 40। ठीक है, x एज इट इज, y की जगह हमने क्या लिखा? क्या है हमारा आंसर? 25। तो हमने लिख दिया यहाँ पर 25 इक्वल 40 एज इट इज। अब ये यहाँ पर प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का, तो हमने माइनस किया, कितना बचा? 15। तो अभी हमने जो सॉल्व किया है उससे हमारे केवल x और y की वैल्यू हमको मिली है, अभी हमारे एंगल नहीं मिले हैं हमको। अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में? देखते हैं हम अगले स्टेप में आगे। तो आइए अब हम, जब हमारी x की और y की वैल्यू हमको मिल गई है, अब हम हमारे एंगल निकालते हैं, क्योंकि हमको क्वेश्चन में वही चीज निकालनी इंपॉर्टेंट है कि हमको क्या दिया गया था, जब चक्री चतुर्भुज है वो, तो हम उसके सभी एंगल हमको फाइंड करने हैं, सभी कोण हमको निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं हम, हमारा एंगल ये दिया हुआ था 4y + 20। तो जैसे कि हम देखें y की वैल्यू क्या है? 25 है, तो हमने रखा 4, y की जगह 25 लिख दिया प्लस 20 एज इट इज। 25 4 जा 100 प्लस 20 कितना हो गया? ये 120। ऐसा हमने क्या निकाल लिया? हमारा पहला एंगल निकल गया। एज इट इज एंगल बी की बात करें तो एंगल बी हम देखेंगे हमारे डायग्राम में दे रखा है 3y - 5, तो हमने लिख लिया। y की जगह वापस वही 25 रखा, तो हमने मल्टीप्लाई किया, तो 3 × 25 कितना हो गया? 75 - 5 एज इट इज, माइनस किया, कितना हो गया? 70। ठीक है, अब एंगल सी की बात करते हैं, तो एंगल सी की वैल्यू क्या है? 4x, तो 4 × x। अब x की वैल्यू क्या है हमारे पास? 15 है, तो हमने क्या रख दिया? 15 रख दिया, तो 15 4 जा 60। ठीक है, ऐसे एंगल डी की बात करें तो एंगल डी की वैल्यू हमको दे रखी है 7x + 5। ठीक है, तो x की वैल्यू जैसा कि हमने देखा क्या आई हमारी 15, तो हमने लिख दिया 7, x की जगह 15 + 5। 15 7 जा 105 + 5 कितना हो गया? 110। अब हमको डाउट है कि हमारे जो वैल्यू है, जो एंगल है वो गलत आई है, तो हम अगर इन चारों को ऐड कर देख लें, जैसे कि हम बात करें, पहला आंसर आया हमारा 120, फिर सेकंड आया हमारा 70, फिर आया हमारा 60, फिर आया 110, तो ये हो गया 0, 7 × 9, जब हमने इनको ऐड किया तो कितना आ गया? 360। अब हमको जैसे देखते हैं हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है? 360। मतलब इस हिसाब से हमारा जो एंगल है सभी, वो सभी क्या है? सही है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम हमारा अगला सवाल करेंगे। देखिए स्टूडेंट, अब हमारा अगला क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ 5 एप्पल्स एंड 3 ऑरेंज इन ₹35, मतलब 5 सेब और 3 संतरे का मूल्य 35 रुपए है। एंड द कॉस्ट ऑफ 2 एप्पल्स एंड 4 ऑरेंज इज 28, तथा 2 सेब और 4 संतरे का मूल्य 28 रुपए है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ एन एप्पल एंड एन ऑरेंज, तब हमें एक सेब और एक संतरे का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो जैसा कि हम देखें इस वर्ड प्रॉब्लम में भी, इस इबारत वाले सवाल में भी हमें किसी मेथड का स्पेशल नाम नहीं दिया गया है। ठीक है, तो हम इसे वही पहले जैसे मेथड से हम सोल्व करेंगे, इसका नाम क्या है? एलिमिनेशन, है ना, विलोपन विधि। तो जैसा कि हमको क्वेश्चन में लास्ट में दिया है यहां पर कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ
एप्पल एंड एन ऑरेंज, मतलब एक एप्पल और एक ऑरेंज का मूल्य कॉस्ट हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम मानेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ एन एप्पल, माना एक सेब का मूल्य, क्या माना हम रुपीज एक्स, एंड द कॉस्ट ऑफ एन ऑरेंज रुपीज वाई, तथा एक संतरे का मूल्य वाई है। ठीक है, तो जब हमने एक एप्पल को एक्स मान लिया है ना, उसको रुपीज को, और ऑरेंज के रुपीज को हमने वाई मान लिया, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार हमको स्टार्टिंग में कितने दिए गए हैं 5 एप्पल, और एप्पल के लिए हमने क्या माना है x, तो हमने लिख दिया 5x। ठीक है, फिर 3 ऑरेंज, तो 3 और ऑरेंज के लिए क्या है y, तो प्लस 3y इक्वल, अब इसका टोटल का सम कितना है, कितने रुपए का खरीदा उन्होंने 35 में, हमने लिख दिया इक्वल 35, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दिया हमने। अब आगे देखते हैं एंड द कॉस्ट ऑफ 2 एप्पल्स, एप्पल्स के लिए वही x है तो 2x, एंड 4 ऑरेंज मतलब 4 संतरे, संतरे के लिए क्या है y, तो प्लस 4y। अब इनको कितने में खरीदा उसने 28 रुपए में। ठीक है, इक्वल लिख दिया हमने 28, तो इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दी और इसको इक्वेशन सेकंड दे दी। अब यहां पर आकर थोड़ी सी एक प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन आ गया है कि हमको इसमें स्पेशली ये देखना है कि यहां पर कोई नंबर ऐसा कॉमन नहीं आ रहा है कि जिससे केवल मल्टीप्लाई कर दे हम तो दोनों एक जैसे हो जाए। इन दोनों में हमने देखा तो यहां पर भी ऐसी कोई कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है, क्योंकि यहां पर एक जगह 3 है और एक जगह 4 है। ठीक है, तो अब हम इसके लिए क्या करें, तो इसके लिए हमको एक तरीका ये रखना पड़ेगा कि हम क्या करते हैं कि ये जो 5 है इसका मल्टीप्लाई नीचे वाली पूरी इक्वेशन में कर देते हैं। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, तो हमने देखो पहले लाइन लिखी, ठीक है, या चाहे तो पहले नीचे के नंबर 2 को ले लें, तो पहले 2 का मल्टीप्लाई, जैसे कि हम देखते हैं कि हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट आता है स्टार्टिंग में। ठीक है, तो पहले इक्वेशन फर्स्ट हम हमारा सुधारेंगे, तो क्या करना है हमको कि जो नीचे ये 2 है इक्वेशन सेकंड में, इसका मल्टीप्लाई ऊपर की पूरी इक्वेशन में करना है। तो हम क्या लिखेंगे, ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, मतलब समीकरण 2 में समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर। अब जैसे हम लोग गुणा करेंगे तो क्या लाइन बनेगी, देखो 2 का उसमें करो मल्टीप्लाई, 2 5 जा 10x, 2 3 जा 6y, और 2 का 35 में करेंगे तो आ जाएगा 70। क्लियर। अब देखेंगे कि इसका और इसका भी कोई मेल नहीं हो रहा है, मतलब सेम नहीं आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, कि जो ऊपर की टर्म है उसका मल्टीप्लाई नीचे कर देंगे। तो ऐसे हम यहाँ जो है टर्म क्या है 5 है, तो 5 का मल्टीप्लाई इस पूरी इक्वेशन में कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 5 इन इक्वेशन सेकेंड, मतलब हमको जहां पर ऐसा लगता है कि दोनों नंबर सेम नहीं है या एक नंबर से मल्टीप्लाई करने पर दो इक्वेशन एक जैसी नहीं हो रही है, तो हम ऊपर वाली का नीचे वाले में और नीचे वाली का ऊपर वाली में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे देखते हैं, 5 का 2 में करा तो देखिए हमारा 10x आ गया, 5 का 4 में करा तो 20y आ गया, और 5 का 28 में करा तो 140 आ गया। ठीक है, तो हमने इस ऊपर वाली को थर्ड और नीचे वाली को फोर्थ नाम दे दिया। अब हमको इन दोनों को नहीं देखते हुए किसको देखना है, इन दोनों को, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई करके हमारे नई इक्वेशन बना ली है। अब हम देखते हैं कि देखिए ये दोनों सेम हो गई सेम, तो हम आराम से इन दोनों को काट सकते हैं, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फोर्थ, मतलब 4 में से 3 को घटाने पर। चलो पहले 4 लिखते हैं, तो 4 क्या है हमारी, देखो 4 हमने लिखी 10x + 20y = 140, और थर्ड कौन सी है, तो हमने माइनस करके लिख ली 10x + 6y = 70। ठीक है, तो इस तरह से हमने हमारी इक्वेशन कर ली है। अब हम क्या करेंगे, हम इसे अब अरेंज करेंगे, x के साथ में x वाली, y के साथ में y वाली, और नॉर्मल टर्म के साथ में नॉर्मल टर्म वाली। जब ये पूरी एडजस्ट हो जाएगी तो हमको एक वैल्यू मिल जाएगी। आइए हम देखते हैं आगे की स्टेप इसकी। देखिए स्टूडेंट,
इसमें हम ये स्टेप अरेंज कर चुके थे, अब इसको हमको नॉर्मल फॉर्म सॉल्व करने के लिए अरेंज करना है। तो जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर 10x है और बीच में माइनस है और फिर इधर भी 10x है, तो हमने इसको साथ देख लिया 10x माइनस 10x, ठीक है। फिर y की बात करें तो यहाँ पर है प्लस का 20y और यहाँ पर ये प्लस, ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो माइनस में क्या हो जाएगा 6y, हम इसको लिख देंगे प्लस का 20y माइनस 6y। अब नंबर की बात करते हैं तो इधर हमारा पास है 140 और इधर है माइनस का 70, तो हमने लिख दिया 140 माइनस 70, ठीक है। अब इसको हमने अरेंज कर लिया। अरेंज करने के बाद हम देखते हैं कि 10x से 10x आसानी से यहाँ कट जाएगा क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो ये तो पूरा खत्म हो गया। अब 20 में से 6 गया, कितना बचा 14y, ठीक है, प्लस 140 में से 70 माइनस किया तो कितना बचा 70, ठीक है। अब हमको क्या करना है इसमें, अब हम क्या करेंगे कि जो y के साथ वाली टर्म है उसको, ये मल्टीपल के फॉर्म में है तो इसको हम क्या करेंगे इक्वल के उधर ले जाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगी। तो जब हम उसको डिवाइड में ले आए हैं तो अब इसको 14 से डिवाइड करेंगे तो हमारे y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। अब जब y की वैल्यू मिल जाएगी तो उस y की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ चारों इक्वेशन में से किसी में भी रख सकते हैं। तो हमको यहाँ दिख रही है ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 थी, तो हमने लिख लिया पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 4। y का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 हमने एज इट इज पहले नोट कर ली क्या है 10x प्लस 20y इक्वल 140, ठीक है। अब जैसे कि हमको y की जगह पर क्या रखना है 5 रखना है, तो आइए हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर 10x है, यहाँ पर भी 10x है जैसे कि है, प्लस तो यहाँ पर प्लस है 20 एज इट इज है। अब y की जगह हमने क्या लिख दिया 5 लिख दिया, क्यों, क्योंकि हमारी y की वैल्यू 5 आ गई है, ठीक है, और इक्वल में 140 एज इट इज। फिर 10x एज इट इज 20 का 5 में मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 100 और इक्वल में 140 एज इट इज। अब हम देखेंगे कि ये जो 100 है वो काय का है प्लस का है, उसको इक्वल के इधर लाएंगे तो काय का हो जाएगा माइनस का, तो जब हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा 40। अब हम देखते हैं कि x के आगे यहाँ पर कौन सा नंबर है 10, ठीक है, वो इनटू के फॉर्म में है, जब उसको इक्वल के इधर लाएंगे तो काय हो जाएगा वो अपॉन में, तो हमने लिख दिया 40/10। जब 0 से 0 डिवाइड करेंगे तो 4/1 और 4/1 4 कहलाता है, x इक्वल कितना आ गया 4। अब हम देखेंगे कि हमारे y की वैल्यू मिल गई और x की भी मिल गई, ठीक है। तो अब हम इसके आगे के स्टेप देखते हैं, क्योंकि हमको क्या करना है इसमें, हमको x और y तो मिल गया है पर हमको एक सेब का मूल्य निकालना है और एक संतरे का मूल्य निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं आगे इसमें। अब जब हमको x और y की वैल्यू मिल गई है तो हम लास्ट में हमारा आंसर लिख देंगे, अतः सेब का मूल्य, क्योंकि हमारा सबसे स्टार्टिंग में यहाँ पर सेब दिया गया था, ठीक है, तो सेब को हमने क्या माना था x, तो हमने लिखा अतः सेब का मूल्य x बराबर 4 रुपए, हेंस कॉस्ट ऑफ एन एप्पल इक्वल 4 रुपीस एंड कॉस्ट ऑफ एन ऑरेंज y इक्वल 5 रुपीस, तथा संतरे का मूल्य, ठीक है, y बराबर कितने रुपए 5 रुपए, क्यों, क्योंकि हमने सेकेंड नंबर पर जो था वो संतरा दिया गया था, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सवाल पूरा होता है। अब हम अगला सवाल करेंगे, देखिए। अब स्टूडेंट बोर्ड पर आपको जो 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं, इन दोनों क्वेश्चंस को आपको तीनों विधियां, जैसे कि हम बात करें विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इन तीनों के द्वारा इसको भी और इसको भी सॉल्व करना है। और इसके अलावा आपकी बुक में एक्सरसाइज में जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, इबारत वाले सवाल हैं, वो हमको करना है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम कल से हमारी नई यूनिट हम स्टार्ट करेंगे, ये हमारी 3rd यूनिट कंप्लीट होती है। अब हम हमारे अगली स्टेप
करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।